भूलें। महलों में अमीर बहन वर्सेस चट्टानों में गरीब भाई। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और तूफानी हवाएं झोंपड़ी के कच्चे छज्जों को झकझोर रही हैं। झोंपड़ी के भीतर एक फटे हुए गद्दे पर तुलसी लेटी हुई है। वो बहुत कमजोर है, उसके चेहरे पर मौत का साया है। पास ही उसका जवान बेटा अमरजीत और बेटी सपना बैठे हैं। तुलसी को भयानक खांसी उठती है। अमरजीत, सपना, लगता है मेरा बुलावा आ गया है। ये जो बाहर आसमान बरस रहा है ना, ये मेरी विदाई के आंसू हैं। माँ, ऐसा मत बोलो। भैया देखो ना, माँ को क्या हो रहा है। चलो इन्हें शहर के बड़े अस्पताल में ले चलते हैं। माँ, तू हिम्मत मत हार। माँ, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ, चाहे मुझे इस तूफानी रात में पूरे शहर के चक्कर ही क्यों ना काटने पड़े। अमरजीत उठने लगता है, लेकिन तुलसी उसका हाथ पकड़ लेती है। कोई फायदा नहीं है बेटा, पिछले 2 साल से इस भयानक बीमारी को छुपाए बैठी थी मैं, ताकि तुम दोनों भाई बहनों पर कोई आँच ना आए, तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सको। अमरजीत, मेरी बात सुन बेटा। माँ, तूने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई, आखिर क्यों माँ? अमरजीत मेरे बेटे, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई वसीयत नहीं है, सिर्फ ये बहन है। अमरजीत, वादा कर मुझे, जब तक तेरे शरीर में आखिरी सांस रहेगी तू अपनी इस बहन पर कोई आँच नहीं आने देगा। इसके लिए इसका पिता, माँ, भाई सब कुछ तू ही बनेगा। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ, मेरी जान चली जाए पर सपना की आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। अचानक तुलसी के मुंह से खून की उल्टी होती है। वो जमीन पर ढह जाती है। सपना चीख पड़ती है। तुलसी के सिर के बचे कुचे बाल भी गिर जाते हैं। वो कैंसर की आखिरी स्टेज पर है। अमरजीत रोते हुए माँ के पैरों में गिर जाता है। तुलसी एक आखिरी गहरी सांस लेती है और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। बाहर बिजली कड़कती है। दोनों भाई बहन माँ से लिपट कर रोते हैं। अगली भी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। अमरजीत और सपना माँ के शव के पास बैठे हैं। तभी हाथ में छतरी लिए क्रूर मकान मालिक सेठ गजानन अंदर आता है। अरे ओ अमरजीत, उठ, बहुत तमाशा हो गया तुम दोनों भाई बहनों का। पिछले 4 महीने का किराया भी बाकी है और अब तो तेरी माँ भी मर गई है। चलो उठो और निकलो यहाँ से। सेठ जी, रहम कीजिए, बाहर बहुत तेज तूफान है, आंधी है। अभी तो मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया है, हमें बस आज की मोहलत दे दीजिए। अरे यहाँ कोई मैंने खैरात की दुकान नहीं खोली है। अगर दोपहर तक ये झोपड़ी खाली नहीं हुई तो उसके सारा अंदर का सामान मैं बाहर कीचड़ में फेंक दूंगा। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? अभी तो हमारी माँ मरी है। बदतमीज लड़की, अपने भाई की गरीबी देख और जुबान संभाल, निकलो यहाँ से। अमरजीत और रोती हुई बहन वो चुपचाप झोपड़ी से निकल जाता है। इस उम्र में वो दुनिया की सबसे कड़वी सच्चाई जान चुका था। गरीब का कोई खुदा नहीं होता। अमरजीत अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने के बाद काम की तलाश में भटकते हुए एक विशाल पत्थर की खदान में पहुंचता है। चारों तरफ मजदूर भारी हथौड़ों से पत्थर तोड़ रहे हैं। तेज बारिश हो रही है। खदान का मालिक दीनानाथ वहां खड़ा है। अमरजीत उसके पैरों में गिर जाता है। साहब, मुझे काम दे दीजिए, मैं दिन रात मेहनत करूंगा, जो चाहेंगे वो काम कर दूंगा। बस रहने के लिए, सिर छुपाने के लिए जगह दे दो और मेरी बहन को 2 वक्त की रोटी दे दीजिए। अरे अरे, उठो उठो, इतने जवान लड़के हो पर आंखों में इतना दर्द। यह लड़की कौन है? यह मेरी बहन है सपना साहब, हमारी माँ चल बसी। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तुम्हारी आंखों की सच्चाई बता रही है कि तुम कितने मेहनती हो। ठीक है, आज से तुम यहाँ पत्थर तोड़ने का काम करोगे। वो सामने जो झोपड़ी दिख रही है वहीं तुम दोनों रह सकते हो। और यह लो कुछ पैसे, जाकर खाना खा लो पहले। दीनानाथ जी से मिले उन चंद रुपयों और मुट्ठी भर अनाज को समेटकर अमरजीत अपनी बहन का हाथ थामे उस कच्ची झोपड़ी की तरफ बढ़ गया, जिसे आज से उन्हें अपना आशियाना बनाना था।
तूफान अब भी थमा नहीं था, पर उस टूटी हुई छत के नीचे माँ के जाने के बाद आज पहली बार उन दोनों को सिर छुपाने की जगह नसीब हुई थी। सुबह की पहली किरण के साथ ही दोनों भाई बहन की जिंदगी का एक नया संघर्षों से भरा अध्याय शुरू हो चुका था। एक ऐसा सफर जहां अमरजीत को अपनी जवानी पत्थरों पर घिसनी थी ताकि वो अपनी बहन के सुनहरे भविष्य की इमारत खड़ी कर सके। रात का समय, तंबू में एक छोटा सा दिया जल रहा है। अमरजीत के हाथों में पत्थर तोड़ने के कारण छाले पड़ गए हैं और खून निकल रहा है। वो अपना खाना सपना की थाली में डाल देता है। भैया, आप नहीं खाओगे खाना? और आपके हाथ से तो खून बह रहा है। अरे नहीं नहीं सपना, मुझे भूख नहीं है, तुम ही खा लो। दोपहर को बहुत भारी खाना खा लिया था ना, इसलिए। और ये घाव, ये तो मर्दों के गहने हैं। तू बस एक बात बता, कल शहर के कॉलेज में तेरा पहला दिन है ना? हाँ भैया, पर कॉलेज की फीस और वहाँ के तौर तरीके, मुझे तो डर लग रहा है कि वहाँ सभी अमीर बच्चे होंगे और वो सब मेरा मजाक बनाएंगे। अरे तू चिंता क्यों करती है, तेरा भाई जिंदा है अभी। तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। तेरी हर ख्वाहिश, हर किताब, हर अच्छे कपड़े की सारी जिम्मेदारी मेरी है। तू बस कॉलेज में जाकर अच्छे से पढ़ाई कर। वक्त रेत की तरह बीत रहा था। 5 साल बीत चुके हैं। अमरजीत अब 27 साल का हो चुका है। उसका शरीर पत्थर तोड़कर मजबूत हो गया है, लेकिन चेहरे पर थकान है। दीनानाथ उसे नोटों की एक गड्डी देता है। अमरजीत हैरान होकर, पर काका ये तो बहुत ज्यादा है, इतनी तो मेरी तनख्वाह भी नहीं है। अरे बेटा, ये तो तेरी मेहनत के हिसाब से बहुत कम है। तूने पिछले 5 साल से इस खादान को अपना घर मान लिया है। कड़कती धूप या फिर जानलेवा बरसात, तूने कभी काम नहीं रोका। मुझे पता है तुझे इन पैसों की कितनी जरूरत है। तुझे इन पैसों से अपनी बहन की शादी भी तो करवानी है ना। रख ले इन्हें, तेरे काम आएंगे। अमरजीत भावुक होकर, बहुत बहुत शुक्रिया काका। सपना का कॉलेज भी अब खत्म होने वाला है। अब उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखता हूँ मैं। तभी एक चमचमाती टैक्सी खदान के बाहर आकर रुकती है। उसमें से सपना उतरती है। उसने महंगे कपड़े और सैंडल पहन रखे हैं। उसके हाथ में एक महंगा फोन है। वो गुस्से में अमरजीत के पास आती है। ये क्या भैया, मैंने आपसे कल 20,000 रुपए मांगे थे और आपने अभी तक मेरे अकाउंट में उन्हें ट्रांसफर तक नहीं किया। आपको क्या पता कॉलेज में आज मेरी सहेलियों ने सबके सामने कितना मजाक बनाया है मेरा। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी आपकी वजह से। अरे सपना, धीरे बोल बेटा। देख, मुझे पैसे अभी अभी मिले हैं। बस अभी मुझे तनख्वाह दी है मालिक ने। ये ले, थोड़े से पैसे मुझे वापस कर दे और बाकी पूरे के पूरे तू ही रख ले। आसपास के मजदूर उसे देखने लगते हैं। अमरजीत शर्मिंदा होते हुए, हाँ हाँ, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कोई बड़ा एहसान कर रहे हो। वैसे भी इस कबाड़ खाने वाली जगह पर मुझे आपसे उम्मीद ही क्या है। मुझे तो घिन आती है यहाँ पर। आगे से पहली बार ही पैसे भिजवा देना, मुझे यहाँ आने की जरूरत ना पड़े। सपना झक्के से पैसे छीनते हुए वो बिना पीछे देखे चली जाती है। अमरजीत उसे जाते हुए देखता रहता है। दीनानाथ अमरजीत के कंधे पर हाथ रखता है। अमरजीत, मैंने बहुत दुनिया देखी है। अपनी उम्र के तजुर्बे से बता रहा हूँ, तेरी बहन के रंग ढंग बदल रहे हैं। नहीं काका, वह बुरी नहीं है। बस बड़े कॉलेज में पढ़ती है ना, तो बच्चों के बीच थोड़ा दबाव रहता है। अमरजीत, तू भोला है बेटा। जिस दिन इस लड़की के पंख निकल आएंगे ना, यह सबसे पहले उस घोंसले को ही लात मारेगी जिसने इसे तूफान से बचाया था। याद रखना, अमीरी का नशा अपनों को ही अंधा कर देता है। सपना एक बेहद अमीर लड़के शेखर धवन के साथ एक आलीशान रेस्तरां में बैठी है। शेखर शहर के सबसे बड़े बिल्डर का बेटा है। तभी वहां शेखर की मां कामिनी आती है। कामिनी सपना को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, सपना, ये मेरी माँ है। माँ, ये सपना है, मैंने जिसके बारे में आपको बताया था। तो तुम हो सपना? शेखर तुम्हारे पीछे पागल है। तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड क्या है? तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं? सपना झूठ बोलते हुए हिचकिचाकर, जी मेरे पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा सिर्फ एक बड़ा भाई है और वह बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम करता है। बहुत सारे बिजनेस हैं उनके। कामिनी संतुष्ट होते हुए, अच्छा ठीक है,
हम धवन खानदान वाले किसी भी ऐरे गैरे को अपने घर की बहू नहीं बना सकते। शेखर, अगर लड़की अच्छे घर की है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। सपना अंदर ही अंदर डर जाती है कि अगर उसके भाई की गरीबी की सच्चाई सामने आ गई तो उसका ये अमीर सपना टूट जाएगा। शाम का समय, झोपड़ी में अमरजीत ने कुछ लड़कों की तस्वीरें रखी हैं। तभी सपना हाथ में एक महंगा बैग लेकर अंदर आती है। बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई है। अमरजीत खुशी से, सपना देख, मैंने तेरे लिए कुछ बहुत संस्कारी लड़कों के रिश्ते ढूंढे हैं। यह लड़का सरकारी नौकरी में है और परिवार भी बहुत अच्छा है। बस कीजिए भैया, और अपना यह मिडिल क्लास का कचरा अपने पास ही रखिए। मैं किसी मामूली क्लर्क या सरकारी नौकरी वाले से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी इस कीचड़ और गरीबी में नहीं सड़ाना चाहती। अरे सपना, ये क्या कह रही है तू? मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने अपने लिए लड़का चुन लिया है। वह शहर के सबसे अमीर बिल्डर का बेटा है, शेखर धवन नाम है उसका। और हाँ, मैंने उनसे झूठ बोला है कि आप भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। अमरजीत का दिल टूट जाता है। ये क्या किया सपना तूने अपने भाई की गरीबी को छुपाने के लिए झूठ बोला। सपना, रिश्ता बराबरी का नहीं, दिलों का होना चाहिए। अगर उन्हें हमारी सच्चाई का कभी पता चला तो? सपना क्रूरता से, भैया, अगर सच में उनको कभी सच पता भी चला तो मेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। और वैसे भी आज तक आपने मेरे लिए किया ही क्या है? इस झोपड़ी के सिवा आपने मुझे दिया ही क्या है? अगर मेरी खुशी चाहते हो तो एक बड़े बिजनेसमैन का नाटक करके मेरी शादी धवन से करवा दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। अमरजीत अपनी मरती हुई माँ को याद करता है। वो भारी दिल से सपना की बात मान जाता है। वो अपनी जिंदगी भर की कमाई, कच्ची झोपड़ी और अपनी इज्जत दांव पर लगाकर कर्ज लेकर सपना की शादी धूमधाम से शेखर से करवा देता है। ऐसा ही पूरा 1 साल बीत जाता है। शादी को 1 साल बीत चुका है। सपना ने शादी के बाद से अमरजीत से कोई संपर्क नहीं रखा। अमरजीत कर्ज में डूबा हुआ है और उसकी हालत और खराब हो गई है। भयंकर बारिश हो रही है। खदान के ऊपर से पत्थर खिसक रहे हैं। तभी लाउडस्पीकर पर घोषणा होती है, सभी मजदूर तुरंत काम छोड़कर नीचे आ जाएं। भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा है। सभी मजदूर भागने लगते हैं, लेकिन अमरजीत अभी भी पागलों की तरह हथौड़ा चला रहा है। तभी एक बड़ा नुकीला पत्थर टूटकर उसके दाहिने हाथ पर गिरता है। खून की धार बहने लगती है। अमरजीत, तू पागल हो गया है क्या? देख कितना खून बह रहा है। नीचे चल, पहाड़ गिरने वाला है। नहीं काका, मुझे आज पूरा काम करना है। कल रक्षाबंधन है। मेरी बहन सपना मुझे राखी बांधने आएगी। पूरे 1 साल बाद वो मुझसे मिलने आएगी। मुझे उसके लिए एक सोने की अंगूठी खरीदनी है। मुझे काम करने दीजिए ना। बेवकूफ लड़के, होश में आ। जो बहन 1 साल से यह पूछने नहीं आई कि मेरा भाई जिंदा है या मर गया, वो इस तूफान में आएगी। अमीरों के सीने में दिल नहीं, पत्थर होता है अमरजीत, पत्थर। वो नहीं आने वाली। नहीं काका, मेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है। वो आएगी, जरूर आएगी। मेरी माँ की कसम है, उसे आना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ धवन मेंशन में सपना एक आलीशान सोफे पर बैठकर कॉफी पी रही है। बाहर तेज बारिश हो रही है। शेखर ऑफिस से वापस आता है। अरे सपना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? अरे क्यों, क्या हुआ? कहीं जाना है क्या हमें? अरे कल रक्षाबंधन है सपना। तुमने अपने भैया के लिए कुछ खरीदा या नहीं? कल हमें उनके घर जाना है ना। अरे क्या बात करते हैं आप भी, उस कीचड़ और गंदगी वाले इलाके में। शेखर, तुम्हें पता है ना बाहर कितनी बारिश हो रही है, और वहाँ की सड़कें भी तो कच्ची है ना। चारों तरफ बदबू और नाले का पानी। यही होगा वहाँ पर। आई हेट कीचड़, मैं नहीं जा सकती। सपना, मैं देख रहा हूँ, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तुम अपने भाई से कुछ कटने लग गई हो। वही भाई जिसने तुम्हारी शादी में पैसा पानी की तरह बहाया। क्या एक राखी के लिए भी तुम उसके पास नहीं जाओगी? भाई की कलाई अगर रक्षाबंधन पर सूनी रहेगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? अरे ठीक है बाबा, ठीक है। कल सुबह सिर्फ आधे घंटे के लिए चलेंगे और राखी बांधकर मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। अगली सुबह रक्षाबंधन का दिन। झोपड़ी के अंदर छत से पानी टपक रहा है। अमरजीत का हाथ कपड़े से बंधा हुआ है, जिससे खून अभी भी रिस रहा है। वो एक हाथ से चूल्हा जलाकर सपना के लिए पूरी और खीर बना रहा है। पूरी झोपड़ी धुएं से भरी है। दीनानाथ दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा है। तभी बाहर एक बड़ी लग्जरी कार आकर रुकती है। शेखर और सपना महंगी साड़ी में चेहरा सिकोड़े हुए झोपड़ी में कदम रखते हैं।
सपना मेरी बहन, तू आ गई। देखा काका, मैंने कहा था ना, मेरी बहन मुझे कभी भूल नहीं सकती। देखो सपना आ गई। अमरजीत दौड़कर अपनी फटी हुई लुंगी से प्लास्टिक की 2 कुर्सियों को साफ करता है। बैठो बैठो शेखर बाबू, बैठो सपना। मैंने तुम्हारे लिए आज खीर बनाई है, रुको मैं अभी लेकर आता हूँ। सपना झोंपड़ी की हालत और टपकते पानी को देखकर असहज महसूस कर रही है। जैसे ही अमरजीत थाली लेकर आता है, उसका बंधा हुआ हाथ और उससे टपकता खून सपना की नजर में आता है। भैया, आपके हाथ को क्या हुआ है? इतना खून? तभी दीनानाथ बीच में आ जाता है। क्या हुआ, यह पूछने का हक तो खो चुकी हो सपना मैडम। यह खून तुम्हारी उन ख्वाहिशों की कीमत है जो यह लड़का आज भी चुका रहा है। कल जब पहाड़ खिसक रहे थे, सभी मजदूर अपनी जान बचाकर भाग चुके थे, तब भी यह पागल हथौड़ा मार रहा था ताकि अपनी अमीर बहन को रक्षाबंधन पर एक सोने की अंगूठी दे सके। शेखर ये सुनकर स्तब्ध रह जाता है। ये सुनते ही शेखर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे भैया, ये सब क्या है? और आप तो कंस्ट्रक्शन किंग थे ना? सपना ने तो कहा था कि आपका बहुत बड़ा बिजनेस है। बिजनेस साहब, इस लड़के का सबसे बड़ा बिजनेस इसकी बहन की खुशियां खरीदना है। अपनी माँ की मौत के बाद इसने सिर्फ पत्थर तोड़े हैं ताकि यह लड़के बड़े कॉलेज में पढ़ सके। आपकी शादी के लिए इसने अपनी जिंदगी भर की कमाई और यहाँ तक कि ये झोपड़ी तक गिरवी रख दी। वो सब देखता है जिसकी आंखें शर्म और पछतावे से झुक गई हैं। सपना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे तुम्हारी गरीबी से कोई एतराज नहीं था, लेकिन तुम्हारी इस घटिया सोच से मुझे आज नफरत हो गई है। जिस भाई ने भगवान बनकर तुम्हें पाला, तुमने अपनी अमीरी के नशे में उसे ही भुला दिया। सपना के हाथ से राखी की थाली छूटकर जमीन पर गिर जाती है। वो अमरजीत के पैरों में गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है। भैया, मुझे माफ कर दो, मैं अंधी हो चुकी थी। मुझे अपनी इस झूठी शान पर शर्म आ रही है। तुमने मेरे लिए अपना बचपन, अपनी जवानी, सब कुछ कुर्बान कर दिया और मैंने तुम्हें सिर्फ दर्द देने के अलावा कुछ भी नहीं किया। मुझे माफ कर दो भैया। अमरजीत तुरंत अपने जख्मी हाथ से सपना को उठाता है और उसके आंसू पोंछता है। चल पगली, माँ ने कहा था कि तेरी आंखों में कभी आंसू नहीं आने देना, और तू रोएगी तो माँ की आत्मा को भी तो दुख होगा ना। भाई कभी अपनी बहन से नाराज नहीं होता। शेखर आगे बढ़ता है। भैया, मुझे गर्व है कि मैं इस घर का दामाद हूँ, लेकिन बस अब और नहीं। मेरे टेक्सटाइल और कंस्ट्रक्शन के कई कारखाने हैं। आज से और इसी वक्त से आप उस पूरे बिजनेस के मैनेजिंग पार्टनर होंगे। अब आप पत्थर नहीं तोड़ेंगे, बल्कि हमारे साथ हमारे घर में रहेंगे। हाँ भैया, अब मैं आपको खुद से दूर नहीं होने दूंगी। चलिए हमारे साथ। अमरजीत दीनानाथ की तरफ देखता है। दीनानाथ मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाता है। हाँ बेटा अमरजीत, तेरी तपस्या पूरी हुई। आज एक भाई के निस्वार्थ भावना ने अमीरी के घमंड को भी हरा दिया। सपना अमरजीत के जख्मी हाथ पर प्यार से राखी बांधती है। बाहर बारिश अब थम चुकी है और बादलों के बीच से सूरज की किरणें झोंपड़ी पर पड़ रही हैं, जो एक नई और खुशहाल शुरुआत का प्रतीक है। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। अमरजीत अब शहर आ चुका है। उसने शेखर के कपड़े के बड़े शोरूम और कारखाने का काम संभाल लिया है। वो साधारण लेकिन साफ सुथरे कपड़ों में काउंटर पर बैठकर पूरी ईमानदारी से हिसाब किताब देख रहा है। तभी शोरूम में राधिका, जिसकी उम्र 24 वर्ष, एक मध्यम वर्गीय, बेहद संस्कारी और बड़ों का आदर करने वाली लड़की, अपनी माँ के साथ आती है। अरे बेटा राधिका, इस दुकान के मालिक शेखर जी हैं, जो कि हमारे दूर के रिश्तेदार हैं। अभी तो वो यहाँ नहीं है, पर उन्होंने कहा था कि उनके भाई यहाँ मिलेंगे। अमरजीत दूर खड़ा सब सुन लेता है। जी नमस्ते आंटी जी, मैं ही अमरजीत हूँ। शेखर बाबू तो इस वक्त कारखाने में नहीं है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? राधिका अमरजीत की सादगी और उसकी नम्र आवाज को देखकर अंदर ही अंदर राधिका उसकी तरफ आकर्षित होती है। कपड़े देखते वक्त राधिका की नजर अमरजीत के दाहिने हाथ के उस गहरे जख्म पर पड़ती। अरे अमरजीत जी, आपके हाथ पर ये इतनी बड़ी चोट का निशान कैसे है? अरे कुछ नहीं राधिका जी, ये तो मेरी अतीत की याद है। जब तक यह निशान है, मुझे ये याद रहता है कि मेहनत क्या होती है। राधिका को अमरजीत का ये बड़प्पन और उसकी मेहनत से प्यार करने का अंदाज बेहद पसंद आता है। अगले कुछ हफ्तों में राधिका अक्सर शोरूम में आने लगती है। कभी वो अमरजीत के लिए घर का बना खाना लाती, तो कभी काम में उसकी मदद कर देती।
अमरजीत के दिल में भी राधिका के लिए एक खास जगह बन जाती है, लेकिन वो अपनी गरीबी के अतीत के कारण अपनी भावनाएं छुपाए रखता है। रात का समय, सपना और शेखर लिविंग रूम में बैठे हैं। अमरजीत काम खत्म करके घर लौटता है। अरे भैया, शोरूम का तो बहाना है। बहाना छोड़िए, मुझे सब पता चल गया है। क्या क्या बात कर रही हो सपना तुम? क्या पता चल गया है मेरी बहन को? अरे भैया, यही कि हमारी राधिका को हमारे बड़े भैया पसंद आ गए हैं। राधिका की माँ ने खुद मुझसे आप दोनों के रिश्ते की बात की है। राधिका बहुत अच्छी लड़की है भैया। वो हमारे बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझती है और आपके सीधेपन की तो वो दीवानी है। हाँ भैया, आपने पूरी जिंदगी मेरी खुशियाँ बसाने में गुजार दी है। अब मेरी बारी है कि मैं अपने भाई का घर बसते हुए देखूं। बोलिए, आपको राधिका पसंद है ना? अमरजीत शर्मा कर अपनी नजरें झुका लेता है और मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देता है। पूरे घर में खुशियों का माहौल छा जाता है। 2 महीने बाद शहनाइयां बज रही हैं। अमरजीत दूल्हे के लिबास में बेहद हैंडसम लग रहा है और राधिका दुल्हन के जोड़े में घूंघट उठाए मंडप में बैठी है। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। सपना और शेखर दोनों के ऊपर फूलों की बारिश करते हैं। खदान के पुराने ठेकेदार दीनानाथ काका भी शादी में आशीर्वाद देने आते हैं। देखा अमरजीत, मैंने कहा था ना, जो दूसरों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करता है भगवान उसे छप्पर फाड़ कर देता है। आज तेरी माँ की आत्मा भी स्वर्ग से मुस्कुरा रही होगी। भैया, भाभी, आप दोनों ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। अब अमरजीत का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो सिर्फ एक कामयाब बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक खुशहाल पति और दुनिया का सबसे बेहतरीन भाई था। सब कुछ भूलकर पूरा परिवार अब एक साथ बेहद खुशी खुशी रहने लगा। पैसा और अमीरी इंसान के हालात बदल सकते हैं, लेकिन उसके संस्कार और अपनों के प्रति उसका फर्ज कभी नहीं बदलना चाहिए। निस्वार्थ भाव से की गई मेहनत और अपनों के लिए किया गया त्याग कभी खाली नहीं जाता। ईश्वर उसका फल किसी न किसी रूप में जरूर देता है। प्यारे दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सपना को अपनी गलती का एहसास सही समय पर हुआ? और अगर अमरजीत की जगह आप होते तो क्या आप भी अपनी बहन को इतनी आसानी से माफ कर पाते? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।